हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा आज का मौसम, बादल ज़रूर है, पर मैं आपको बता दूं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सुबह के 5 बजे का जो टेम्परेचर है, मतलब एकदम नॉर्मल है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी ज़रूर महसूस हो रही है। सो गर्मी आ चुकी है। 5 बजे के टेम्परेचर से मैं बता सकती हूँ आज दिन में बहुत ज़्यादा हीट रहने वाली है। मैं यहाँ लेके आई हूँ पाइप, क्योंकि मेरे जो पौधे हैं वो बिल्कुल, देखो इतनी गर्मी होती है, रोज़ पानी डालने के बाद भी इनकी ज़मीन इस तरीके से सूख जाती है। और हमारे पानी में आता है नमक, हमारे पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से जम जाता है और ऊपर नमक आ जाता है। हम डालते हैं इस पाइप से इसमें पानी। यहाँ पे जो चल रहे हैं ये बादल है कि धुआं है, पता नहीं चल रहा। आई थिंक ये धुआं है। हाँ, किसी ने कुछ जलाया है उधर। हाँ, मुझे लगा इतने नीचे बादल कैसे चल रहे हैं। ये धुआं है। सुबह सुबह किसी ने कुछ कचरा वगैरह जलाया है। ये धुआं उड़ता हुआ जा रहा है उधर। हम इस पानी को पाइप को इसमें लगा देते हैं, धीरे धीरे लगा पानी डालते हैं ताकि हमारे पौधों की जड़ भी खराब ना हो, पानी भी डल जाए। जब तक इसमें पानी डलता है हम अपनी वॉक को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ सुबह मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि सुबह उठने के बाद कम से कम आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दे और अपने आप से बातें करिए, अपने आप को पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, उसके लिए खुद को ज़रूर बोले कि मैं अपने दिमाग को ज़रूर कहें कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हें 100% अपना देना होगा मेरे इस काम में। क्योंकि हमारा दिमाग इधर उधर जाता रहता है, और जब तक हम इसे गाइड नहीं करेंगे ना, ये हमें अपने हिसाब से चलाएगा और पता नहीं क्या चलाएगा फिर। इसीलिए हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, और हमें इसके हिसाब से नहीं चलकर इसे अपने हिसाब से चलाना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकें। और पढ़ाई तो आप लोगों को पता ही है, ज़रूरी है, वो तो करनी ही है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए तो पढ़ाई ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पर सुबह उठने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज भी कीजिए, खुद से बातें भी कीजिए, और 15-20 मिनट सुबह के उठने के बाद निकाल लीजिए, ताकि आपकी नींद भी उड़ जाए अच्छे से। उसके बाद अगर आप पढ़ाई करने बैठोगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी। और इस वक्त पढ़ाई तो मतलब सुबह ही बेटर होगी, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी हो चुकी है, इतना टेम्परेचर हाई हो चुका है कि दोपहर में मतलब मन ही नहीं करता है धूप की वजह से। पर अगर आप कूलर के या एसी के आगे बैठे हो तो ज़रूर पढ़ सकते हो। पर नॉर्मली घरों में, सबके घरों में कूलर ही होगा। पर कूलर भी यही है, स्पेस के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं हर एक बच्चे को एक कूलर अवेलेबल हो, या पढ़ने वाले बच्चे के लिए अलग से कूलर अवेलेबल हो, उसको एडजस्ट करना पड़ता है उसे। गर्मी भी हो सकता है रहना पड़े अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो भी कोई बात नहीं, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हमारा स्ट्रगल का फेस है। और ये नहीं आज कूलर नहीं तो कल हम ऐसे ही ले आएंगे, इस मेहनत से, इस पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ना और मन लगाकर। और ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। मुझे सीट टेट के कुछ टॉपिक बहुत बोरिंग लगे, पता नहीं क्यों लगे, पर बहुत बोरिंग लगे कुछ। बुक्स, उनके क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में कैसे आए हुए हैं, फिर उनके ऊपर हम थोड़ा मतलब और अच्छे से मैं आपको बता पाऊँगी कि ये वाला मैटर सही है, गलत है, अच्छा है, इसको पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना वाला। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ कुछ दिनों में, बस फिर बताती हूँ आप लोगों को कौन सा बोरिंग है, कौन सा हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आगे अपनी स्टडी करेंगे। तो आज हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है
12 नंबर अध्याय जिसका नाम है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। ठीक है, और ये जो मेरी पुरानी बुक है तो इसके अंदर दे रखा है कि कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप न्यू बुक लेके आएंगे तो हो सकता है उनके अंदर जो अभी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कि कितने मार्क कितने क्वेश्चन इस लेसन से आए हैं। ओके, अब इसमें हमने ये पढ़ा आज, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है उपलब्धियों का मूल्यांकन, जिसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कैसे देते हैं बच्चों को। फिर उपलब्धियों का परीक्षण आता है, इसमें शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है जो खुद ही टीचर विद्यालय में रहकर करता है, एक मानकीकृत होता है। ठीक है, फिर रचनात्मक मूल्यांकन आता है जिसमें ग्रेड दे रखे हैं उनके। फिर रचनात्मक मूल्यांकन का कार्यान्वयन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में रचनात्मक मूल्यांकन की योजनाएं दे रखी है इधर। फिर रचनात्मक मूल्यांकन के विशिष्ट सिफारिशें आ गई एंड फिर प्रश्नों का निर्माण आ गया इधर। फिर अच्छे प्रश्न की विशेषता होगी, जैसे उद्देश्य पे आधारित होना चाहिए, अनुदेश होना चाहिए, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु क्या होगी, प्रश्न का प्रकार, भाषा, कठिनाई का स्तर कितना होना चाहिए, शक्ति का अंतर, मूल्य बिंदु, इस तरीके से। फिर पूरक प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है, लघु स्तरीय प्रश्न आता है, तुलनात्मक प्रश्न आता है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार करना, लघु स्तरीय प्रश्न और अति लघु स्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें रिक्त स्थान पूर्ति, समानार्थक प्रकार के प्रश्न, मानचित्र पर आधारित प्रश्नों, रूपांतरण प्रकार के चित्रात्मक प्रश्न आ जाएंगे। चित्र के आधार पर बच्चों को पूछना है ये किस चीज़ का चित्र है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है क्या नहीं है, इस आधार पर। निर्वाचनात्मक प्रश्न हो गया। फिर रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विभिन्न रूप, सत्य असत्य वाले, मिलान चिन्ह वाले, और इनके प्रकार दे रखे हैं। फिर बहुविकल्पात्मक हो गया। फिर आलोचनात्मक चित्र। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर है वो साइकोलॉजी का खत्म होता है यहाँ पे। तो इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे घर वालों ने हमें ला कर दे दिया एक अलग से कूलर। ये छोटा कूलर है जो कि मैं और मेरा भाई ही यूज करेंगे। हम दोनों ही इस रूम में रहते हैं जिसमें हम पढ़ाई करते हैं। मैं दिन में इसी में पढ़ाई करती हूँ, भाई है वो अलग रूम में पढ़ाई करता है। तो घर में और भी कूलर है, तो दिन में मैं तो चलो फिर भी एडजस्ट कर लेती हूँ घर वालों के साथ अदर कूलर पर वो अलग जगह पे पड़ता है तो उसके पास कूलर नहीं है। तो दिन में वो अपने पास में इसको रखेगा और अपनी पढ़ाई करता रहेगा अपने दोस्तों के साथ, और रात को हम आराम से सो भी सकते हैं। क्योंकि अगर ये कूलर नहीं था तब क्या होता था कि हम पढ़ तो लेते थे इस रूम में, पर गर्मी होने की वजह से इस रूम में पढ़ नहीं पाती थी। और वही है, स्टडी टेबल आपकी हट जाती है, फिर आप या तो बेड पे पढ़ते हैं या कहीं और बैठ कर पढ़ते, तो वो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। और गर्मी की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है हमारी। और इसके आने की वजह से अब क्या होगा कि हमें हमारा रूम नहीं छोड़ना पड़ेगा, हम रात को सोएंगे भी यहीं, वरना हमें हमारा बेड भी अलग शिफ्ट करना पड़ता था, सोने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता था जिस रूम में कूलर होता था। इस रूम में सिर्फ फ़ैन था जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, तो इसकी वजह से ये छोटा कूलर हमें ला के दिया गया है। हमारी पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए हमारे घर वालों ने किया है। तो हमारे घर वाले हमें कितना सपोर्ट करते हैं, वो ध्यान रखते हैं हमारी ज़रूरतों का, आवश्यकता का, क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, बच्चे किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने हर एक चीज़ में 100% देना चाहिए, और जिसकी वजह से हम खुद भी खुश रह पाएँ, उन्हें भी हमारे ऊपर प्राउड हो कि बच्चे चलो मेहनत कर रहे हैं। देखो सक्सेस होना ना होना वो एक अलग बात है, पर हम अगर हमारी मेहनत में कमी रख देते हैं तो वो फिर गलत होगा उनके साथ भी और हमारे साथ भी। इसीलिए, और इसके अंदर पूरा ये नए कूलर लेके छोटा वाला कूलर है, मतलब इसमें ये घास भी अलग टाइप वाली है। और इसके बाद में मैंने स्टडी की हिंदी पढ़ा मैंने, और हिंदी में आज गद्यांश हमारे 15 तक आ चुके हैं हम, और जो इसकी पेडालॉजी वाला पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है, उसके सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले मैं सोचती हूँ कुछ यूट्यूब पे क्लासेस देख लूँ जिसके अंदर कुछ मतलब किस प्रकार से कोई टीचर क्वेश्चन करा रहा है वो हो जाएगा। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं तब तक मैं कल से इसकी पेडोलॉजी की क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे देखूंगी। कोई भी टीचर अगर सीटेट के अकॉर्डिंग किसी ने करवा रखा है तो वो चेक करेंगे, हम सीटेट के क्वेश्चन करेंगे, जिससे थोड़ा अभ्यास भी होगा, हमें पता भी चलेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर जो मेरी बुक के अंदर भी जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो मैंने एक भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं किए, हम उनको भी करेंगे। पहले मैं चाहती थी कि मैं चैप्टर पढ़ लूँ, अच्छे से समझ लूँ, वो क्या सार ले लूँ टॉपिक का, सब्जेक्ट का, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे।
तो अब मैं इनको क्वेश्चन को करूँगी। अब हो सकता है मैं चैप्टर को और संक्षिप्त रूप में पढ़ लूँ, मतलब पढ़ तो लिया ही है वैसे मैं, पर जो हेडिंग है या कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देके फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो टाइमिंग इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और मैं यही कहूँगी, आप किसी भी तैयारी करिए प्लीज़ मॉक दें, मतलब हमारे फेल होने का रीज़न हमारा मॉक ही होता है। हम पढ़ते रहते हैं पाठ्यक्रम को, सिलेबस को 10 बार 20 बार, भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते हैं। मेरी ये गंदी आदत थी, पता नहीं क्यों, जो जिस तरीके से स्कूल कॉलेज में लगे थे उसी हिसाब से लगे थे भैया, किसी ने गाइड ही नहीं किया ऐसे करो वैसे करो, फिर खुद धक्के खा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं। अब मैं यही करती हूँ, क्वेश्चंस को देखती हूँ साथ में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो ज़रूर ही देखती हूँ, तो वो देखने से हमें अंदाज़ा हो जाता है किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन हम बार बार देखते हैं तो हमें वो टॉपिक के मतलब बहुत सी मेन चीज़ें प्रॉपरली याद हो जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, हमें देखने भी चाहिए। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं वो भी बताना, और कुछ कमी रह जाए तो वो भी बता देना। सी टेट के जो सेकंड पेपर है, मतलब जो कि 6 से 8 वाला पोर्शन, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप लोगों ने पूछा था मुझे बुक्स के लिए और किसी के लिए, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं सर्च करके ज़रूर बता सकती हूँ। हाँ, है एक जो भैया है हमारे रिलेशन में, उनका सी-टेट क्लियर है और वो सेंटर की ही जॉब में है, तो मैं उनको ज़रूर पूछ के बता सकती हूँ। पर अभी मेरा तो ये 1 से 5th तक का क्लास का फर्स्ट पेपर का ही मेरे पास बुक और मुझे इसी की नॉलेज है। मैं तो, पर कोई बात नहीं, मैं उसके रिलेटेड भी आपको बता दूंगी। फिर हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के अंदर आज हमने गद्यांश पढ़ा है 14 और 15 नंबर गद्यांश को हमने आज ख़त्म किया है। और इसके अंदर आज जो शिक्षण विधियाँ थी उसके यानी शिक्षा शास्त्र था, उसका लास्ट चैप्टर था जो आज हमने पढ़ा है, उपचारात्मक शिक्षण। और इससे हमारा जो हिंदी का शिक्षण शास्त्र पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे यूट्यूब पे वो देखेंगे। तो इसमें हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक एवं उपचारी शिक्षण का महत्व है, और उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य दे रखे हैं। उच्चारण में उपचारी शिक्षण की आवश्यकताएं, भाषा का दोष, उच्चारण दोष के कारण दे रखे हैं, जिसमें शारीरिक कारण, वर्णों के उच्चारण का ज्ञान, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव, अन्य भाषाओं का प्रयोग, भौगोलिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, अध्यापकीय अयोग्यता, प्रयत्न लाघव, दोषपूर्ण आदतें, शुद्ध भाषा के वातावरण पर अभाव, अक्षरों एवं मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान, नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण, फिर उच्चारण दोष के विभिन्न प्रकार, स्वर लोप, स्वर भक्ति, स्वरागम, इस तरीके से इनमें ये विभिन्न प्रकार के दोष दे रखे हैं। फिर उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कैसे कर सकते हैं, आपको वो पॉइंट दे रखे हैं इधर। उसके बाद में भाषी कौशल से संबंधित विकार, जिसमें एफेजिया, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया दे रखे हैं। ये साइकोलॉजी के अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा हिंदी का ख़त्म होता है। और पढ़ाई करने के बाद में मेरी ड्यूटी आती है मम्मी को जूस बना कर देना। इसके लिए मैंने सबसे पहले मौसमी को अच्छे से वॉश कर लिया, इनको कट किया और इनको कट करके रख लिया एक साथ में, ताकि बार बार में कट करना ना पड़े। और ये मशीन हमारी, इससे हम जूस निकालेंगे। इस मशीन से पहले हम लोग हाथ से जूस निकालते थे, और भैया मेरे को तो इतना जोर आता था उसमें, पूछो मतलब ये जो मौसमी आते हैं ना, ये सख्त होती है और इनमें जूस नामात्र का होता है, तो जिसकी वजह से हाथ ही दर्द करने लगते थे। और वो जो हाथ से निकालते हैं वो वाली मशीन थी, प्लास्टिक वाली आती है जो, तो उसमें निकालने में मतलब वक्त भी ज़्यादा लगता है, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा जाती है और जूस कम आता है। ठीक है, उसके बाद में पापा ने मेरे पर थोड़ी दया करके ये वाली मशीन लेके आ गए, भाई मेरी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, चलो ये मशीन ला देते हैं, जूस तो बना कर दे रही है हमें। तो फिर ये इस मशीन से बहुत इजीली जूस बना कर दे दिया जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते, फटाफट कट किया, इसमें डाला और बस जूस बन के तैयार हो जाता है। हाँ, इसमें भी थोड़ी फिजिकली स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, पर उस मौसम में जितनी नहीं होती, उसमें तो सिर्फ हथेली होते हैं आप जो काम होता है, इसमें आप पूरी आपकी एनर्जी, पूरी हाथ की एनर्जी लगती है, और फिर अंगुलियाँ वगैरह कुछ भी दर्द नहीं करती। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये सारी मौसमी बनाने की रिकॉर्डिंग मम्मी कर रही है। मैंने मम्मी को फ़ोन दिया था, मैंने बोला आप थोड़ा मेरी मदद कर दो, मैं आपके लिए जूस बनाती हूँ। तो मम्मी ने ये वीडियो
रिकॉर्ड किया और मम्मी ने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किए, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, वैसे मैंने उनको बता दिया था इस एंगल से ऐसे रखो, उन्होंने अच्छे से उसी हिसाब से रखा और फिर उन्होंने देखा भी कि दिखा मुझे मैंने कैसा बनाया है। हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, कभी कभी इतने मतलब क्यूट लगते हैं हमें, मासूमियत होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा। और हमारा जूस बनकर है तैयार हो जाता है। मैं यहाँ मम्मी के कांच के गिलास में डाल के देती हूँ क्योंकि प्लास्टिक के गिलास में जूस पीना तो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कांच के गिलास में मम्मी को जूस डाल के देती हूँ और वो पीते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की और पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन मुझे समझ में नहीं आता, ये पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट इतना अच्छा होता है और इसमें अनाप शनाप चीज़ें डाल के पता नहीं इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मतलब जो 3rd ग्रेड वाला सिलेबस था, मतलब रीट का जो सिलेबस था हमारा, उसमें भी पर्यावरण अध्ययन के अंदर भाई साहब मतलब कुछ भी डाल रखा है, इतने टॉपिक उनमें डाल देते हैं। मतलब केमिस्ट्री उसमें आ जाती है, फिजिक्स भी उसमें डाल देते हैं, बायोलॉजी भी उसमें डाल देते हैं और इन्वायरमेंट भी उसमें आ जाता है और जीके का पोर्शन भी उसमें ऐड कर देते हैं। एटलीस्ट आप अगर ऐड करते हैं तो कुछ मतलब, और टॉपिक भी ऐसे ऐड करते हैं अजीब अजीब से। माना कि बच्चों को हमें सब कुछ पढ़ाना है, पर कुछ अच्छे टॉपिक तो होने चाहिए ना जिनको पढ़ने के बाद मज़ा आए, अच्छा लगे। मुझे पर्यावरण अध्ययन के कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर कुछ कुछ मतलब इतना गुस्सा आता है उनको पढ़ने बाद। मतलब कोई टॉपिक ऐसा होता है भैया आधे घंटे में पढ़ के भी समझ में आ जाता है, एक दिन में समझ में आ जाए, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका 2-3 दिन लेके बैठे रहो फिर भी ना हो, फिर मन करे यार उनको छोड़ कुछ और पढ़ ले, इससे अच्छा तो कुछ और ही पढ़ ले। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं पर्यावरण अध्ययन के जिनको पढ़ने में मौत आती है। पर कोई नहीं, हमें पढ़ना होगा, हम स्टूडेंट हैं, हम ऐसे हार नहीं सकते, हमें हर एक जंग को जीतना होगा। तो बस उसी के साथ में फिर मैं वापस अपने मन को थोड़ा सा इधर उधर करके टहला के थोड़ा सा उसको शांत करके मन को थोड़ा तसल्ली देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना भी हार्ड टॉपिक हो, कितना भी अनइंटरेस्टेड हो, हम इसमें, हमें इसको पढ़ना है, हम रुचि लाएंगे इसमें और इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे किसी ने नहीं पढ़ा हुआ आज तक। तो खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करके पॉजिटिविटी वाइब के साथ में हम वापस लग जाते हैं उसी बोरिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए, और इस तरीके से हमारे बोरिंग टॉपिक भी आसान बन जाते हैं। अब इस पर्यावरण अध्ययन के कुछ टॉपिक को मैं अच्छे से बताऊंगी आपको, ये ख़त्म होने वाला है ये भी। के अंदर आज हमारा अध्याय था 8 और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसके अंदर पर्यावरण के बारे में बता रखा है। पर्यावरण के घटक दे रखे हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, मानव निर्मित। फिर पारिस्थितिकी के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र के घटक दे रखे हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रमुख जो आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन हो गया, पिको आंदोलन हो गया, और पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बता रखा है। यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म होता है। फिर हम बात करते हैं इसके शिक्षा शास्त्र की। तो आज हमने पढ़ा शिक्षा शास्त्र। आज हमने मूल्यांकन को पढ़ा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन क्या है ये हमने हिंदी में भी पढ़ लिया है। दोनों का मैटर सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार आ जाएंगे। फिर मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न दिए रखे हैं। मूल्यांकन की विधियां दे रखी है यहाँ पर 1 बाय 1 करके। उपलब्धि का मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है उसके बारे में बता रखा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, किस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, व्यापक और मूल्यांकन कार्य महत्व, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया।
एंड कल इसमें दे रखा है शिक्षण विधि, वो भी इसकी सेम ही होती है।